नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। तो लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन अब शुरू हो गया है। जी हां, आईडीएफ ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है और 100 से अधिक बख्तरबंद वाहन लेबनान में घुस गए हैं। यानी कि अब लेबनान की सीमा के अंदर घुसा जा रहा है, वहां पर जमीनी स्तर पर पहुंचकर हमले किए जा रहे हैं और इस तरह से अब अपने टैंकों के साथ इजरायली सैनिक वहां पर सीमा पार करते हुए लेबनान के अंदर जा घुसे हैं, सीमा के अंदर घुस गए हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ इस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 1 साल से जारी संघर्ष पिछले 2 सप्ताह में हालांकि बहुत ज्यादा भीषण हो गया। लेबनान के 3 इलाकों में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है। दक्षिण लेबनान में फाइटर जेट ने तबाही मचाई। ऐनात और अल अर्ज में भीषण बमबारी भी लगातार जारी है। कुल मिलाकर एक तरफ तो हवाई हमले लगातार हो रहे हैं, लगातार बमबारी हो रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल अब जमीनी स्तर पर अंदर घुसकर लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल होकर टैंकों के साथ, अपने सैनिकों के साथ वहां पर तबाही मचा रहा है। वहां पर हिजबुल्लाह को लेबनान में जो भी सामने आ रहा है इजराइल के, उन्हें सबको खत्म करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दक्षिण बेरूत पर आईडीएफ ने बम भी गिराए। इजरायली ड्रोन से कई इमारतों में धमाके की आवाज सामने आई है और इस तरह से वहां पर जहां देखो तबाही ही तबाही। हिजबुल्लाह का मिसाइल गोदाम जो था उसे भी इजराइल ने हमले में तबाह कर दिया है। इजराइल ने कुल मिलाकर ठाना है कि आतंक को पूरी तरह से मिटाना है और इसीलिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब। बहुत बहुत स्वागत है त्यागी साहब आपका। त्यागी साहब, जिस बात का आप सभी एक्सपर्ट्स ऑलरेडी आशंका जता ही रहे थे, 2 हफ्ते से भीषण बमबारी के बाद अब ये ग्राउंड इन्वेशन, ये कितना खतरनाक आप मान रहे हैं? ये कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं इजराइल के सामने और इससे क्या हासिल होता हुआ नजर आ रहा है? ये जंग आगे किस तरफ जाती हुई? शिल्पा जी, आपका आभार कि आपने अपने चैनल पर हमें बुलाया। मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊंगा कि हालांकि इजराइल खुद ये मानता है कि हिजबुल्लाह हमास के मुकाबले 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह को हराना भी 100 गुना ज्यादा आसान है। एक तो आपने देख लिया कि उसका आज की तारीख में हिजबुल्लाह हेड विहीन है, यानी कि नेता विहीन है, कम्युनिकेशन विहीन है, यानी कि संचार विहीन है। अब रह क्या गया है उसके पास? लिटानी रिवर के पास एक 80 किलोमीटर का दायरा, जिसमें उसने टनल बना रखी है जैसे हमास ने बना रखी थी। ये टनल हमास के मुकाबले बड़ी है, इनमें एक ट्रक घुस सकता है। हिजबुल्लाह ने अपने बड़े बड़े हथियार, लॉन्ग रेंज मिसाइल इन टनल्स में रखे हैं। छोटे वाले हथियार तो बाहर थे, मगर बड़े वाले हथियार उसने इन टनल्स में रखे हैं। अब आप सिचुएशन को समझिए। हिजबुल्लाह में, यानी कि लेबनान में, हिजबुल्लाह के एरिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जैसी गाजा पट्टी में थी। यहाँ पे जो इजराइल के मरकाबा टैंक है उनको तबाही मचाने, फ्रीडम ऑफ इज मच मोर। दूसरे ये टैंक ऐसे हैं जो 360 डिग्री देख सकते हैं और इनके जो ड्राइवर है उसके हेलमेट में ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस लगी है कि वो पूरे बैटल फील्ड का 3 डायमेंशनल व्यू ले सकता है। यानी टैंकों की कैजुअलिटी कम होगी, टैंकों का इफेक्ट ज्यादा होगा बमुकाबले गाजा पट्टी के। अब दूसरी बात, गाजा पट्टी में हमारे को ह्यूमन शील्ड मिली, वहाँ के पैलेस्टीनियन उसके सामने आके खड़े हो गए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो। मैं लौटती हूँ त्यागी जी आपके पास, और आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया आप पर, और इसीलिए शायद इस ऑपरेशन का नाम
तलाश रखा गया है, ऑपरेशन तलाश यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। इजरायली सैनिक टैंकों के साथ लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल होते हुए वहां पर अब इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। हालांकि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 1 साल से जारी संघर्ष पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो ज्यादा भीषण हो गया। इजरायल ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और उसके समूह के जितने भी टॉप कमांडर्स थे उनको एक एक करके टारगेट पर लेते हुए मार गिराया है। इजरायली सेना ने जमीनी हमले को हालांकि सीमित अभियान बताया, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि वो कितने लंबे समय तक वहां पर लेबनान के अंदर रुकने वाले हैं। आगे उनका क्या कुछ पूरा प्लान है, इसके लिए अभी फिलहाल रुख स्पष्ट नहीं हुआ है, इंतजार करना होगा। हालांकि ये इतना जरूर स्पष्ट किया गया, इतना जरूर साफ है कि इजराइल हिजबुल्लाह पर निर्णायक प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसने दशकों से उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा किया हुआ है। और घर में घुसकर मारने की तैयारी में अब इजराइल 100 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लेबनान के 3 इलाकों में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन अंजाम जिसे दिया जा रहा है। दक्षिण लेबनान में फाइटर जेट ने तबाही मचाई, यानी कि कुल मिलाकर आसमान से लेकर जमीन तक हर संभव तरीके से इजराइल यहां पर अटैकिंग मोड में। एक तरफ तो बमबारी लगातार हो रही है, दूसरी तरफ ग्राउंड इन्वेजन किया जा रहा है, यानी कि सीमा के अंदर ग्राउंड लेवल पर उतरकर अंदर घुसा जा रहा है। लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल होते हुए इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करने की। हमारे साथ एक बार फिर से टीपी त्यागी साहब जुड़ गए हैं। त्यागी साहब, कुल मिलाकर कहा जाए हवा हो या जमीन, पूरी तरह से इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ, लेकिन मोटिव क्या नजर आ रहा है इस ऑपरेशन तलाश के पीछे, इस ग्राउंड इन्वेजन के पीछे क्या करना चाह रहा है इजराइल? देखिए, इजराइल का मोटिव ये है कि पहली बात तो 2006 में बेका वैली के अंदर इजराइल की हार हुई थी और बेका वैली में आज भी उस समय के टैंकों को दिखा के लेबनान के लोग शेखी बघाड़ते हैं कि देखो हमने इजराइल को हरा दिया था। तो पहला तो ये कि उनके उस घमंड को पूरी तरह तोड़ना। दूसरा, उसके करीब 80,000 लोग नॉर्थ इजराइल से बेदखल होके विस्थापित हो गए हैं, उनको वापस बुलाना है। अगर वापस बुलाना है तो उतने एरिया को साफ करना होगा जहां से लेबनान में हिजबुल्लाह के लोग छोटे वेपन यानी कि एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल ना कर सके, यानी कि लिटानी रिवर तक मिनिमम एरिया को एक बफर जोन बनाना होगा। और ये तो हो गया फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा कि लिटानी रिवर से हमला करके और आगे बढ़ना और वहां पे यहूदी कॉलोनियों को बसाना। अब ये तो एम हो गया, लेकिन ये एम के लिए ऐसा नहीं है कि इजराइल केवल हिजबुल्लाह पे अटैक करता है, वो चारों तरफ अटैक कर रहा है। सबसे बेसिकली साइकोलॉजिकली उन्हें खत्म करना है। अब जो सीरिया में बशर असर हैं वो हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह के दोस्त माने जाते थे, तो उसने सीरिया में भी अटैक किया उसके भाई के ऊपर और उसके भाई को मार दिया गया। और इतना ही नहीं, जहां भी कुछ हिजबुल्लाह से कनेक्टेड चीजें हैं उन्हें वो खत्म कर रहा है। और ये उसके लिए बहुत आसान है, सिर्फ सीधे सीधे 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, क्या हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास कोई हॉस्टेजेस है? नहीं है। उनकी तरह सिनवार कैसे बच गया? सिनवार की लोकेशन 2 बार इजराइल को मिल चुकी थी, लेकिन जब भी उसके ऊपर अटैक करने जाते उसके चारों तरफ हॉस्टेजेस होते, अपने हॉस्टेजेस को बचाने के लिए वो सिनवार को नहीं मार पाया। यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्टेजेस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो टैंक थे मरकावा टैंक, उनको पूरी तरह से एक्शन करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड मिलेगा क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। नंबर 3, ह्यूमन शील्ड। जो ह्यूमन शील्ड हमास के लड़ाकों को मिल रही थी पैलेस्टीनियन से, यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे शिया भी है, सुन्नी भी है, क्रिश्चियन भी है, वो हिजबुल्लाह को पसंद भी नहीं करते। बहुत सारे इसी लेबनान के अंदर बहुत सारे लोगों ने खुशी भी बनाई है नसरुल्लाह के मरने के बाद। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इजराइल की ये कोशिश ग्राउंड अटैक, इसके साथ में एयर बम्बार्डमेंट, ये सक्सेसफुल होगा।
इतना ही नहीं, इजराइल ने नेवी को भी अलर्ट हिजबुल्लाह कर रखा चीफ है। के मारे जाने के बाद सही कहा आपने, कहीं खुशी मनाई जा रही है तो कहीं ऐसी भी जगह हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर ऑल्सो, जहां पर मातम तक मनाया गया है और यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी इसको लेकर प्रदर्शन हुआ है। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के खिलाफ यहां पर आवाज तक उठाई गई है। चलिए मैं लौटूंगी सर आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शाह साहब आपका। अली जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, टीपी त्यागी साहब ने अभी 2006 की लेबनान जंग का जिक्र किया और उस जंग की मुख्य बात यह रही कि इजराइल को वहां विफलता हाथ लगी थी जमीनी अभियान के बाद भी, और एक बार फिर से क्या इजराइल वही गलती कर रहा है, उसी गलती को दोहरा रहा है? आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? जी शिल्पा जी, देखिए बात ऐसी है कि इजराइल जो कर रहा है तबादुल हमले जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वैसा मानता हूं। और जो हिजबुल्लाह जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। तो ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। देखिए ये खून खराबा, मार काट, लड़ाई बड़ाई, ये किसी चीज का भी हल कभी होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। लेकिन आतंकवादियों को समझाने का और क्या तरीका हो सकता है? अगर वो बस अपने माथे पर कफन बांधकर चल दे कि हमें तो सब कुछ खत्म करना है, सबको मारना है, खुद भी मर मिट जाना है, तो फिर ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकवादियों को, आतंक के पनाहगारों को कैसे समझाया जाए फिर? नहीं, आतंकवादियों को मारिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आतंकवादियों को मारिए, आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए और होए भी। खून खराबा का मतलब ये नहीं है कि आतंकवादियों को मारना, आतंकवादियों को तो मारना, वो आते ही सर पे कफन बांध, जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मेरी आपत्ति है जब मासूमों का खात्मा होता है, सिविलियंस का खात्मा होता है, निर्दोष का खात्मा होता है, खवातीन का खात्मा होता है, बच्चों का खात्मा होता है, बुजुर्ग का खात्मा होता है, निहत्तों का खात्मा होता है, मजलूमों का खात्मा होता है, जिनका इस युद्ध से कुछ लेना देना है ही नहीं। मेरी आपत्ति वहां पर है जहां पे लड़ाके हैं, जहां पे उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, जहां पे आतंक का खात्मा होना है। बिल्कुल कोई शक की बात है ही नहीं। कोई भी मिलिट्री को आतंक का खात्मा करने का पूरा हक बनता है और करना भी चाहिए। मेरी आपत्ति यहां पर है कि आप अगर मासूमों की जान ले रहे हैं और उसको कोलैटरल डैमेज का करार दे रहे हैं तो वो मंजूर नहीं होगा। जैसे कि लेकिन फिर तो ऐसे में सर लेबनान सरकार को सोचना चाहिए था इस बारे में। लेबनान सरकार हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन को अगर समर्थन कर रही है, सपोर्ट कर रही है, बैकहैंड पूरी तरह से खड़ी हुई है उसके साथ, तो फिर खामियाजा क्या इसीलिए वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है? यानी कि हिजबुल्लाह के चक्कर में लेबनान के जो निर्दोष लोग हैं उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। देखिए आपकी बात सही है। देखिए 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया इजराइल में, ये एक आतंकवादी हमला था 100%। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं और किसी को होनी भी नहीं चाहिए जिस तरीके से बेरहमी से कत्ल किया। लेकिन एक बात ये है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई आतंकवादी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो वो एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो। ठीक है। मगर हिंदुस्तान ने आज तक अभी तक हमास को या हिजबुल्लाह को आतंकवादी का करार नहीं दिया है। क्यों? हालांकि आपने अपनी जुबान से बोला हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है, आपने बोला। इजराइल यही कह रहा है और इसलिए इजराइल ने मोर्चा खोला हुआ है। पिछले 1 साल से लगातार ये जंग जारी है और अब पिछले 2 हफ्तों में और ज्यादा भीषण हो गई है। तो मैं ये पूछना है कि हिंदुस्तान ने अब तक हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन का करार क्यों नहीं दिया? मैं ये नहीं कह रहा कि वो है कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूं एक बहुत ही सेंसिबल और एक निष्पक्ष मैं एक बात रख रहा हूं सामने कि हिजबुल्लाह ने जो हरकतें करी, जैसे कि सुसाइड अटैक्स करे इन्होंने, ये कोई आतंकवादी संगठन ही सुसाइड अटैक करेगी? एक आम सेंसिबल इंसान तो नहीं करेगा। 1982 से लेके 1986 तक इन्होंने 36 सुसाइड हमले करे हैं लेबनान में, जो डायरेक्टेड अगेंस्ट अमेरिकन थे, फ्रेंच थे, इजरायली फोर्सेस थे। 41 इंडिविजुअल्स, वो जहां पे 659 लोगों की मौत हो गई थी, खामियाजा हो गया था वहां पे। तो हिजबुल्लाह ने तो मना किया कि हमने इन्वॉल्व नहीं थे इसके अंदर। अब आप देखिए ऐसी कोई भी संगठन जाके 7 अक्टूबर की घटना होती है, हमास को ले लीजिए आप, इजराइल ने हमास के पीछे 41,000 से ऊपर के लोगों को मारा है गजा पट्टी में, और ये फैक्ट है जिसमें ज्यादातर खवातीन निर्दोष बिल्कुल थे। 17,000 बच्चे थे, बिलबिलाते हुए बच्चे। आप बोले अच्छा अगर हमास कहते हैं कि हम क्या करें फिर इजराइल? दुर्भाग्य की बात यही तो होती है सर कि मासूमों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। मैं लौटती हूँ आपके पास। टीपी त्यागी साहब, आप अली शाह साहब की इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप भी मानते हैं कि
भारत सरकार को स्टैंड लेते हुए हिजबुल्लाह को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या हम आतंकी संगठनों से मानते हैं या नहीं मानते हैं। भारत सरकार से पूछा कब गया है, भारत सरकार से पूछा कब गया है कि आपका क्या स्टैंड है? और क्या ये सच नहीं है कि 50 से ज्यादा देश, दुनिया के 50 से ज्यादा देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं? और खुद मोहम्मद अली साहब ये बता रहे हैं और कि उसने यूएस की एम्बेसीज पर एक बार नहीं कई बार अटैक किए, 700-800 लोगों को अलग अलग हिस्से में भरा। उसने इतना ही नहीं, उसने विमानों का अपहरण किया। तो हिजबुल्लाह के हाथ खून में रंगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये थोड़ी बहुत चैरिटेबल एक्टिविटी दिखा के आम लोगों की सहानुभूति इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बारे में लेबनान सरकार को सोचना चाहिए था। लेकिन लेबनान सरकार तो इतनी डरी हुई है कि इस एक्टिविटी के दौरान ईरान ने कहा कि मैं एक प्लेन आपके एयरपोर्ट पे भेज रहा हूँ, प्लेन में क्या था ये नहीं बताया। लेबनान सरकार ने कहा प्लीज मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि इजराइल ने धमकी दी है कि अगर ईरान का कोई प्लेन लेबनान में आया तो हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। इतना डरा हुआ लेबनान की सरकार और सेना ने कभी युद्ध में भाग नहीं लिया, उन्होंने तब भी भाग नहीं लिया था। और यूएनओ ने अब इजराइल क्या चाहता है कि एक जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक लिटानी रिवर के इस जोन से हिजबुल्लाह को बाहर जाना होगा। यहाँ पे तो लेबनीज आर्मी के बारे में बताया गया था, ये भी कहा गया था कि हिजबुल्लाह को अपने हथियार रखने होंगे। ना वो बाहर गया, ना उसने हथियार रखे, बराबर लड़ाई लड़ता रहा। अब ऐसे में अगर हम गौतम बुद्ध और गांधी जी की बात करने लगे तो वो बेमानी है सर। जब बंदूक सामने हो तो गीता नहीं पढ़ी जाती, उपदेश नहीं दिए जाते। ऐसे समय में आपको एक्शन लेना होता है और वो एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन लिया जा रहा है और ये एक्शन लगातार फिलहाल तो तेज होता हुआ ही नजर आ रहा है। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या ये इजराइल की तरफ से इस बार निर्णायक प्रहार माना जाए हिजबुल्लाह के ऊपर। अली शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी साहब। हम लेबनान की बात कर रहे हैं तो ये मैं एक पॉइंट जरूर उठाऊंगा और उठाना भी चाहिए, ये बहुत अहम बात है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि लेबनान में अभी क्या चल रहा है, पूरी दुनिया बात कर रही है। हिंदुस्तान के मणिपुर में क्या हो रहा है ये भी हमको मालूम है। जो इंडियन एम्बेसडर टू लेबनान है ये मणिपुर से आते हैं। ये एक माइते हैं, ये माइते पंगाल हैं। इनका नाम है मोहम्मद शेख नूर रहमान, ये आईएफएस ऑफिसर हैं। इसके अलावा भी हिंदुस्तान की फौज यूएन मिशन पे जाती है, जैसे कि सुदान हो गया, कांगो हो गया, लेबनान हो गया। तो हिंदुस्तान की फौज की कंटेंजेंट है लेबनान में इस टाइम पे मौजूद है। वहां पर इन्फेंट्री भी है और वहां पे हमारे डॉक्टर भी हैं जिन पे हमें बहुत गर्व है। तो ये मैं अहम बात बता रहा हूं कि उन डॉक्टरों, उन हिंदुस्तान की फौज की कंटेंजेंट में ऐसे भी हैं जो कि माइते भी हैं और जो कुकी भी हैं और जो नागा भी हैं, और ये कंधे से कंधा मिलाकर वर्ल्ड पीस के लिए इकट्ठा साथ होकर, एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जब उनके घरों में सब जानते हैं, उनके घरों में मणिपुर में क्या चल रहा है। आपने यहाँ पर जिक्र किया, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्या उसे हम अचीव कर पा रहे हैं? क्योंकि जब तक इस तरह से युद्ध लगातार चलते रहेंगे, नए नए मोर्चे युद्ध को लेकर खुलते रहेंगे, तब तक तो ये संभव होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी से मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले टीपी त्यागी साहब, जाते जाते क्या कहेंगे आप? बताइए जरा। आप फिलहाल इजराइल की तरफ से हवाई हमले, जमीनी हमले, अंडरग्राउंड इन्वेजन, कब तक हिजबुल्लाह इजराइल के सामने अब टिकेगा, या फिर इजराइल का पलड़ा आपको कमतर नजर आ रहा है? 2006 वाली हार इजराइल को मिल सकती है, लेबनान जीत सकता है। इजराइल जीतेगा। और ये हिजबुल्लाह, हमास, हूती ये है क्या? क्या ये देश है? ये आतंकी संगठन है। दूसरों का शोषण करने वाले जो आतंकी हैं अब ये सोचने लगे जैसे मुरादनगर, मोदी नगर, गाजियाबाद के 3 गुंडे खड़े हो जाएं और बोले कि हम मिलके दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और फिर इजराइल ने आज नहीं, आज से पहले दिखा दिया है कि अरब के सारे वर्ल्ड मिलकर भी अगर उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे, उसकी अस्तित्व की लड़ाई है, उसके पास कैपेबिलिटी है। क्या आपने नहीं सुना स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस का, जिसके द्वारा वो ईरान के न्यूक्लियर बम को भी निष्क्रिय कर सकता है? क्या पेजर डिवाइस को नहीं सुना? ऐसी टेक्नोलॉजी उसके पास है। अमेरिका अपने दुश्मनों को नहीं मार पाया,
इजराइल ने अमेरिका के दुश्मनों को मारा, लिहाजा इजराइल डेफिनेटली गोइंग टू। और इसलिए इजराइल ने अब ठान लिया है कि घर में घुसकर आतंकियों को खत्म करेंगे। फाइनल कमेंट आपका अली शाह। जी, फाइनल कमेंट मैं ये बोलूंगा कि ये हिजबुल्लाह जो है वो इन्वॉल्व रही है कई केसेस में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के इसराइल के बीच में। 1982 से लेकर 2000 तक कई और सबूत भी हैं। उसके बावजूद भी क्यों इनको, हालांकि अनेक देशों ने मारा है, अमेरिका ने मारा है आतंकी संगठन, ठीक है, लेकिन एक स्टैंड, कोई, मैं हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहा हूं, कहीं पे भी एक स्टैंड या तो हाँ या तो ना। तो आप अगर टू स्टेट सोल्यूशन में भी आप यकीन रखते हैं, तो अगर जब जो लोग इनको आतंकवादी बोलते हैं ये बिल्कुल बोले, लेकिन आप देखिए आपकी सरकार ने क्या स्टैंड लिया है। हमको अपनी सरकार के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। सरकार ने जो स्टैंड लिया है हमको भी उसका आदर करना चाहिए। फिलहाल तो इसके अलावा मैं इजराइल ने जो स्टैंड ले लिया है उसको लेकर अब ये जंग आगे किस मोड़ की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, इस पर निगाहें बनी हुई है। और इस ग्राउंड इन्वेजन के बाद क्या ये जंग अब खत्म होती नजर आएगी, निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आएगी, या फिर लंबी खिंचने वाली है? इंतजार रहेगा इस सवाल का जवाब भविष्य के घर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीपी त्यागी साहब, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।